वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि जो हमने रीड साइंस में पेपर 2 में तैयारी की थी स्टार्टिंग से, वो बहुत ही आज मेहनत हमारी सफल हुई और 70 to 80% पेपर जो है बिल्कुल पढ़ा हुआ आया था। लास्ट में जो एक मॉडल पेपर कराया वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन आया, जो बातें मैंने बोली थी की पॉइंट में वहाँ से क्वेश्चन फंसे। प्रैक्टिस सेट जो हमने करे थे 10, वहाँ से भी क्वेश्चन फंसे आपके। और थ्योरी तो बिल्कुल एज इट इज़, अगर स्टार्टिंग से आप जुड़े थे तो आज आपका रीड साइंस में पेपर 2 जो है वो बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए एक बार आप अपना मैच कर सकते हैं अपनी आंसर की अपने अकॉर्डिंग, जिस तरह से आप करके आए हैं। चलिए तो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में। आप अपने सेट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट जो सेट मेरे को मिला उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। केमिकल फार्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताना था। टॉपिक नंबर 19 जब हमने करा था, पूरा हम रीड की जब सीरीज़ कर रहे थे तो उसमें टॉपिक 19 हमने जब पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूले बनाने सिखाए थे। और अगर वो सीरीज़ देखी थी तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्युमिनियम पर +3 होता है, वहाँ पर पूरा अच्छे से बताया था कि किस पर कितनी वैलेंसी होती है। सल्फेट SO4 पर कितनी होती है आपकी, 2 होती है, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी तो Al2SO4 3 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही आपने किया होगा, हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका एग्जाम में पूछा गया। द मेटल हैविंग लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग द फ्लोइंग, निम्न में से सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन सा है। देखिए ये ग्रुप 13 का है और बाकी सारे ये ग्रुप 15 के एलिमेंट हैं। और जब हम पीरियड्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो वहाँ से आप कैच कर सकते थे। जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गैलियम हो जाएगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इन चारों में जो है वो आपका लोएस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया ये आपका वहीं से आ गया, इंडिकेटर वाला जो मेटल और नॉन मेटल पढ़ते हैं। ये अगर आपने पढ़ा था तो आप आराम से यहाँ पर इसको कर सकते थे। जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है ये पता करने के लिए होते हैं। जैसे 3 आपके इंडिकेटर होते हैं बेसिकली, एक लिटमस होता है, एक मिथाइल ऑरेंज होता है, एक आपका फिनोफ्थलीन होता है। तो जो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है वो आपका एल्कलाइन, जो आपके क्षारीय माध्यम होते हैं उनमें उसका कलर कैसा कर देता है, वो वहाँ पर उनका कलर गुलाबी कर देता है। लेकिन अगर अभी इसी की जगह आपके क्या होते, एसिड होते, तो उनमें जो है जो फिनोफ्थलीन होता है वहाँ पर वो कलरलेस रहता है। अगर ऐसी हम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर एल्कलाइन की बात करें तो वो वहाँ पर येलो करता है और एसिड में आपका रेड करता है। तो वो तो पूछा नहीं था, लेकिन यहाँ पर फिनोफ्थलीन का पूछा तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। गुलाबी रंग वो यहाँ पर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका पूछा गया। विच ऑफ द फ्लोइंग सिंथेटिक फाइबर इज अ पॉलीमर ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल टेरिफेथिलिक एसिड। थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, डेकरॉन है। हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिफेथिलिक अम्ल का बहुलक है, तो वो आपका डेकरॉन होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही था। वन ऑफ द टीचिंग मैक्सिमा ऑफ इंडक्टिव मेथड इज, देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था डिडक्टिव मेथड और उसका अपोजिट आ गया इंडक्टिव मेथड। तो देखिए इंडक्टिव मेथड में पहले एग्जाम्पल होता है और उसके बाद हम थ्योरी पे जाते हैं। तो नोन से अननोन की तरफ हम यहाँ पर जाते हैं। पहले जो चीज़ पता होती है वो बताई जाती है, फिर जो नहीं पता रूल्स वगैरह फिर बाद में वो बताए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, नोन टू अननोन। आप अपने मैच करते रहिए और देखते रहिए कितने आपके सही यहाँ पर जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ये भाई मेरे को नहीं पता है क्योंकि मैंने बताया था ये आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन वहाँ पर आना था और एक क्वेश्चन आपका आया। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि 106 का आंसर क्या है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गेनेल, जो कोशिकांग के अंग होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं, हैज़ फॉर्मिंग फेस और आपका मैचुरेशन फेस। तो ये आपका गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी काय जो होती है, उसमें देखने को हमको मिलता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। तो यहाँ पर जो ये देखिए इस तरह से कॉन्वेक्स बन जाता है। तो ये वाला जो होता है ये आपका क्रिस फेस कहलाता है, जिसे ही हम फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और लास्ट में यहाँ पर जो होता है ना, ये आपका क्या होता है, ये ट्रांस फेस होता है, जिसे हम मैचुरेशन फेस बोलते हैं। तो ये हमें गोल्जी काय में या गोल्जी बॉडी में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन तो हमने प्रैक्टिस सेट में करा ही था। पूरा टीथ का मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया था और ये क्वेश्चन बिल्कुल आ गया एज इट इज़। द नंबर ऑफ मोलर टीथ प्रेजेंट इन अपर जो ऑफ एन एडल्ट मैन, वयस्क जो मनुष्य होता है उसके जबड़े, ऊपरी जबड़ा जो है उसमें चवणक दांत जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। टोटल 12 होते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए मॉडल पेपर में किया था नहीं किया था, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठकर आ गया। आउट ऑफ द फ्लोइंग विच कम अंडर प्रोडक्ट ऑफ साइंस, प्रोडक्ट ऑफ साइंस में आपका क्या आता है,
है, मतलब रिजल्ट जो साइंस जब हम पढ़ते हैं तो फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आता है, पूरी जो हम हाइपोथेसिस करते हैं उनके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनसे जो हमारा रिजल्ट निकल कर आता है वो साइंटिफिक लॉ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये सभी ने सही करा होगा। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हमने किए थे बिल्कुल, तो ये दोनों बिल्कुल सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइंस टीचिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग शुड बी प्लान्ड आफ्टर डायग्नोसिंग द लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन भी करा था, एज इट इज़ प्रीवियस ईयर से ही उठ के आया है ये भी। विद्यार्थियों को अधिगम कठिनाइयों के निदान, देखिए कठिनाइयों का पता लग गया है ना, निदान डायग्नोस हो गया, तो उसके बाद बताइए क्या होगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण ही होगा, रेमेडियल टीचिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल इज, क्या होता है बताइए, तो वो आपकी अंडवाहिनी होती है जिन्हें हम फिलोपियन नलिका भी बोलते हैं, फिलोपाइन ट्यूब भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपने देखा होगा बहुत सी फीमेल्स होते हैं जिनके जो ट्यूब्स होते हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन फीमेल में, तो जो साइट होती है वो आपकी फिलोपियन ट्यूब ही होती है, अंडवाहिनी ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार हमने किया है। तो ये आपका बडिंग के थ्रू होता है, मुकुलन के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, द टर्म हॉट स्पॉट, ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था कि भाई ये तो मुझे लगता है कोई कोई कर पाया होगा, यहाँ पर तुक्का चलेगा। तो जो हॉट स्पॉट टर्म है ना, तप्त स्थल जो है, ये किसने दिया था, ये आपका नॉर्मन मेयरस ने दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, नॉर्मन मेयरस। ठीक है, ये देख लीजिएगा आपका कितनों का सही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट सुटेबल फॉर द डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और ये क्वेश्चन हो जाना था। देखिए पानी में तो आप डिस्पोजल इन वाटर, मेडिकल वेस्ट को क्या पानी में कर सकते हैं, नहीं, रिसाइकलिंग भी नहीं होती उसकी। लैंड में फिल एज इट इज़, आपने देखा है कभी भी मेडिकल वेस्ट को लैंड में फिल करा जाता है, नहीं। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इंसिनरेशन। ये प्रक्रिया होती है जो आपका मेडिकल वेस्ट होता है उसको डिस्पोज करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, इंसिनरेशन, यही यहाँ पर सही था। हिंदी में हम इसको बोलते हैं भस्मीकरण। तो ये आप थोड़ा लॉजिकल सोचते तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल 100% कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, प्रैक्टिस सेट में किया था, नहीं किया था ये क्वेश्चन। तो बर्ड मैन ऑफ इंडिया हमारे कौन है, सलीम अली हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन एज इट इज़ आया। फ्यूज वायर वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, जब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट और वहाँ पे इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहाँ पर मैंने बताया था, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर है वहाँ पर। तो फ्यूज़ जो वायर होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किस पर, वो हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक बाहर हो गया, केमिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तीनों बाहर। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का ऊष्मीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है आपका जो फ्यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आया और ये मैंने बहुत बार बोला था कि ये क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लास्ट का मॉडल पेपर देखा तो वहाँ से ज़रूर काम हुआ होगा। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जहाँ से वो गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, वो एस्केप वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से उसको फेंका जाए। बच्चे यहाँ पर बहुत ध्यान से करना था, किलोमीटर पर आवर दे रखा था और किलोमीटर पर सेकंड। तो बहुत से बच्चों ने हो सकता है जल्दबाजी में सी कर दिया हो, लेकिन आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की वेलोसिटी से जब कोई वस्तु जाएगी तो वो एस्केप वेलोसिटी होगी आपकी अर्थ के केस में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया वो कंप्यूटर से था, मैंने बोला था एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। अ डिवाइस यूज टू स्टोर डॉक्यूमेंट और पिक्चर अवेलेबल ऑन एनी पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। थोड़ा सा लॉजिक लगाना था और आंसर यहाँ पर हो जाता, कागज़ पर उपलब्ध जो दस्तावेज होता है या चित्र होता है उसको पूरा का पूरा कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग होता है। देखिए MISR चेक वगैरह में जो डॉट डॉट्स होते हैं उनको रीड करने के लिए होता है। OMR बाहर हो जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे प्लॉटर और स्कैनर में। देखिए स्कैनर जो होता है वो पूरा एज इट इज़ क्या करता है, जो पेपर पर डॉक्यूमेंट है, चित्र है, उसको एज इट इज़ कंप्यूटर में क्या कर लेता है, अपनी मेमोरी में संग्रहित कर लेता है बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आजकल के स्कैनर जो आते हैं वो ऐसे ऐसे ही होते हैं, पूरा जो डेटा है वो फिर कंप्यूटर में चला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही था, स्कैनर। देखिए इसके बाद आपसे सिंबल पूछा गया है एलिमेंट का। तो यहाँ पर देखिए SB जो है वो आपका किसका सिंबल होता है, वो आपका एंटी मनी का होता है। बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो भी गए होंगे क्योंकि जो सेलेनियम का होता है वो आपका SC होता है और आपका जो स्ट्रोंटियम
सोडियम का होता है वो आपका SR होता है, और टिन का तो आपको पता ही होगा क्या होता है, SN होता है। तो सारे S वाले दिए थे, तो S भी पूछ रहा था किसका है, तो वो आपका एंटीमनी का था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया, कंपाउंड पूछा गया, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पढ़ा हुआ क्वेश्चन था बिल्कुल। देखिए, एलिमेंट और कंपाउंड में फ़र्क ये है, जो एलिमेंट होते हैं ना वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। जैसे डायमंड है वो आपका किसका है, कार्बन के ही सारे एटम है। ग्रेफाइट में क्या है, कार्बन के ही सारे एटम है। ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन के ही सारे एटम है। लेकिन जो वाटर है H2O, उसमें आपके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एलिमेंट हैं, और वो क्या है, आपका कंपाउंड है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। SI यूनिट सिस्टम, पास्कल इज द यूनिट ऑफ, पास्कल तो सभी को पता है प्रेशर की यूनिट होती है, दाब की यूनिट होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय विच हीट एमिटेड बाय द सन रीचेज द अर्थ इज, बहुत इजी क्वेश्चन था, कराया है प्रैक्टिस सेट में। ऊष्मा संचारण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा जो है पृथ्वी तक पहुंचती है, बताइए, कराया था नहीं कराया था। तो ये कौन सी विधि होती है, ये आपकी विकिरण विधि होती है, जिसे हम रेडिएशन बोलते हैं। इसको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, टॉपिक सीरीज में कराया था, और अगर देखी थी तो बिल्कुल सही करके आए होंगे। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू प्लेन मिरर विच आर केप्ट एट 60 डिग्री विद ईच अदर, द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड विल बी। ये कह रहा है परस्पर 60 डिग्री के कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी है, तो उसमें कितने प्रतिबिंब, कितने इमेज बनेंगे, क्या बताया था आपको, 360 डिवाइडेड बाय जितना भी एंगल दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे, 6 6 36। क्या बताया था, इवन आता है तो हम एक माइनस करते हैं, तो यहाँ से एक माइनस करेंगे तो ऑड बन जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, 5 हो जाता। बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पढ़ा हुआ क्वेश्चन था। लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय डैश ऑफ साउंड, एज इट इज क्वेश्चन उतर कर आए हैं। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस पर निर्धारित होती है, तो आपको पता ही होगा, लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है, और जबकि जो आपका पिच होती है वो किस पर निर्भर करती है, वो आपकी फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था, लाउडनेस एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट इट सेंटर ऑफ कर्वेचर द इमेज फॉर्म्ड विल बी, टॉपिक सीरीज पढ़ी थी तो बिल्कुल सही कर आए होंगे। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, जिसे हम 2F से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो सीधी सी बात है, रियल हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, और इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के साइज के बराबर का हमको देखने को मिलेगा। यहाँ से तो मैंने बोला ही था कि ये वायरस बैक्टीरिया वाले यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और आप अगर प्रैक्टिस सीरीज से और लास्ट के मॉडल पेपर से जुड़े थे तो ये तो क्वेश्चन बिल्कुल सही किए होंगे। द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, कितनी बार बताया, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पर जो रेबीज़ है सीधा सा दिख रहा है, वही आपका क्या है, वायरस से होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ईस्ट है जिसे हम खमीर बोलते हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में करा था हमने। ईस्ट क्या है आपका, वो फंगाई है, कवक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड हैबिटेट प्लांट, कौन सा शीत आवास का पादप है, ये हमको बताना था। देखिए, नागफनी तो देखते ही बाहर हो जाएगा, ये डेजर्ट में होता है ना। हाइड्रीला जो है वो आपका पानी का हो गया। यहाँ पर जो इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकता था कि सोल्डेनेला और बैम्बू, तो देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो बैम्बू ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे अकॉर्डिंग शायद बैम्बू ही यहाँ पर जो है वो आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फ्लोइंग दिया, लास्ट में पूरा एज इट इज़ बताया था कि ये रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बनेगा, और क्वेश्चन आपका बन ही गया। यहाँ पर पूछा गया था, मैच करना था, बताया था कितनी बार कि जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। टाइफाइड किससे होता है आपका, सोनमिलेला टाइफी से होता है। वुपिंग कफ का हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन चिकन पॉक्स का हमने पढ़ा था, और यहाँ से ही आप आंसर कर जाते। चिकन पॉक्स का क्या बताया था, वेरिसेला जोस्टर, बताया था नहीं बताया था चिकन पॉक्स का। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का तो आपका डी हो जाएगा, पहले ऑप्शन में है, और सी ऑप्शन में है। सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट और सी दोनों में है। डी फोर्थ का आपका क्या होगा, बी होगा। फोर्थ का बी हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। तो यही जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 3 हमने पढ़े थे तो जिससे आप आंसर कर सकते थे। वूपिंग कफ के बारे में हमने डीपीटी में पढ़ा था, लेकिन हमने इसके
देखा नहीं था कि किससे ये कॉज़ होता है, कौन-सा यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जबकि जो चिकन पॉक्स है वो आपके कौन से वायरस से होती है ये हमने पढ़ा था, वेरिसेला ज़ोस्टर से होती है। तो यहाँ से आपने आंसर जो है पूरा अपना सही कर दिया होगा, एज़ इट इज़ आया ये वाला क्वेश्चन तो। ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन-सी है? ये तो सभी को पता होगा, यकृत होती है, लीवर होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही था। तो ये पूरा आपका जो क्वेश्चन था, पेपर जो था वो आया था बहुत सारा, या लगभग बहुत ज़्यादा कहेंगे पढ़ा हुआ ही आया था। इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मेहनत जो है वो सफल हो गई। बच्चों ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा, टॉपिक, कंटेंट सब, प्रैक्टिस सीरीज़ और जो पूरा मॉडल पेपर एक ही कराया था। और इस बार मैंने पेडागॉजी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था और पेडागॉजी आपकी जो है बहुत ही कम आई, क्योंकि मुझे लग ही रहा था कि शायद पेडागॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएँगे। सिर्फ यही बोला था कि प्रीवियस ईयर ही देख लेना, वहीं से पेडागॉजी में काम हो जाएगा, और वही चीज़ हुई। प्रीवियस ईयर से एज़ इट इज़ जो है वो पेडागॉजी के क्वेश्चन आपके आए। देखिए, इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है, लाइक करें, ताकि आगे कोई भी एग्ज़ाम हो साइंस के लिए तो आपको इस चैनल से बेस्ट कंटेंट जो है आपका मिल सके। चलिए फिर, थैंक यू।